हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोलॉइडल ख़त्म करते हुए अपने लास्ट टॉपिक ऑफ सरफेस केमिस्ट्री को अप्रोच करेंगे। कोलॉइडल्स में हम लोग सोल के बारे में काफ़ी कुछ पीछे पड़ चुके हैं। अभी फ़िलहाल एक छोटा सा डिस्कशन इमल्शन को लेके मुझे यहाँ करना है। इमल्शन कोलॉइडल का ही एक फॉर्म है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज़ और डिस्पर्शन मीडियम दोनों लिक्विड स्टेट में हैं। वहाँ सोल में डिस्पर्स्ड फेज़ आपका सॉलिड होता था और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड होता था। यहाँ दोनों लिक्विड हैं, बस यही मेन फ़र्क रहेगा। बाकी जो इमल्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो कोलॉइडल की ही प्रॉपर्टीज़ होंगी। ऐसे समझ लीजिए कि कोलॉइडल में सोल और इमल्शन दो चीज़ें पढ़ रहे हैं हम। मीनिंग क्या है? तो मीनिंग बिल्कुल वही कोलॉइडल वाला है। 1 to 1000 नैनोमीटर साइज़ के पार्टिकल्स होंगे, बस यही फ़र्क है, डिस्पर्स्ड फेज़ और डिस्पर्शन मीडियम आपके लिक्विड स्टेट में होंगे। दो कैटेगरीज़ में इनको बांटा गया है। एक है ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन, ऑयल इन वाटर टाइप, शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं OW। और एक होता है वाटर इन ऑयल टाइप, जिसको कुछ ऐसा लिख देते हैं। अगर डिस्पर्स्ड फेज ऑयल है और डिस्पर्शन मीडियम वाटर, तो ये ऑयल इन वाटर टाइप होता है। बट अगर डिस्पर्स्ड फेज आपका वाटर हो और डिस्पर्शन मीडियम ऑयल, तो ये वाटर इन ऑयल टाइप होगा। ब्रॉड सेंस में कहूँ तो ऑयल सोल्यूबल सभी कंपोनेंट्स को अपने अंदर रखता है और वाटर टर्म सभी वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट्स को अपने अंदर रखता है। इन दो तरह के सोल्स में, हालांकि मेनली मैं देखूं तो यही मुझे डिफरेंस नज़र आता है कि डिस्पर्स्ड फेज ऑयल है तो ऑयल इन वाटर हो गया, और डिस्पर्शन मीडियम अगर आपका डिस्पर्स्ड फेज अगर आपका वाटर है तो वो वाटर इन ऑयल टाइप की कैटेगरी में आता है। कुछ एग्जाम्पल्स अगर मैं यहाँ पे फ्रेम करूँ तो यहाँ मैं मिल्क का एग्ज़ाम्पल ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं बटर का एग्ज़ाम्पल ले सकता हूँ जो वाटर इन ऑयल टाइप है और वो ऑयल इन वाटर टाइप है। सी हाउ कैन आई डिस्टिंग्विश, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, फिर बची हुई दो चीज़ों को बताऊँगा। या चलिए पहले एक बार इमल्सिफायर बता देता हूँ। ये इमल्सिफायर और डीमल्सिफिकेशन क्या है, फिर डिस्टिंग्विश बता दूँगा। नॉर्मली अगर मैं आपको कोई ऑयल और वाटर दूं, कोई भी सिंपल सा समझ लीजिए, अपने घर पे ऑर्डिनरी वाटर पड़ा है और मैं उसके अंदर मस्टर्ड ऑयल डाल दूं, सरसों का तेल, तो क्या वो मिक्स हो जाएगा? नहीं, दोनों एक दूसरे को कहीं से कोई अट्रैक्शन जैसा सीन नहीं है, एक दूसरे के साथ मिक्सिंग का कोई फिनोमिना नहीं होगा। एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, एक आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करने के लिए जाना जाता है, एक हाईली पोलर है, एक के अंदर नॉन पोलर कैरेक्टर्स हैं, तो मिक्स होने का कोई ज़्यादा चांस नज़र नहीं आता। तो हम लोग क्या करते हैं, हम इसके अंदर कोई एक इमल्सिफायर डालते हैं जो इस काम को कराएगा। इमल्सिफायर कह दूं मैं उसको, या इमल्सिफाइंग एजेंट कह दूं मैं उसको। कौन होगा इमल्सिफाइंग एजेंट? जो मेरे इन दोनों कंपोनेंट्स के साथ अट्रैक्शन रखे, मतलब पानी के साथ भी और ऑयल के साथ भी। तो मुझे इमीडिएटली याद आता है सोप। हम लोग इस चैप्टर में भी थोड़ा पढ़ के आए हैं। एक बड़ी चेन होती है हाइड्रोफोबिक चेन, और एक हेड होता है हाइड्रोफिलिक हेड। ऐसा करके सोप का एक स्ट्रक्चर हम लोग दिखाया करते। तो ये जो चेन है ये ऑयल के साथ अफेक्शन दिखाती है, ऑयल सोल्यूबल पार्ट है, और ये जो हेड है ये वाटर सोल्यूबल पार्ट है। तो व्हाट आई विल डू नाउ, मैं मस्टर्ड ऑयल और वाटर के अंदर थोड़ा सा सोप डाल देता हूँ, और आप ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस ढूंढ लीजिए जिसके पास ऑयल सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल अलग अलग पार्ट्स प्रेजेंट हों। तो वो ये वाला पार्ट अब पानी के साथ जाके अट्रैक्शन दिखाएगा, ये ऑयल के साथ। तो अल्टीमेटली आप कहेंगे कि ये सोप जो है ना वो मस्टर्ड ऑयल और वाटर को आपस में जोड़े हुए है। यही है इमल्सिफायर या इमल्सिफाइंग एजेंट। जो इस इमल्शन को बनाने में हेल्प करेगा। ये यहाँ इमल्शन बनेगा।
सोप एक बेटर एग्जाम्पल है, डिटर्जेंट ले सकते हैं, वो भी एक बेटर एग्जाम्पल हो सकता है। एंड व्हाट अबाउट दिस डीमल्सिफिकेशन, ऑयल और वाटर को सेपरेट कर देना, इमल्शन के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देना, शेकिंग से, हीटिंग से, सेंट्रिफिकेशन से अगर आप उसको सेपरेट कर देते हैं तो यही फिनोमिना कहलाता है डीमल्सिफिकेशन। चलते हैं आगे बढ़ते हैं और हम हाउ कैन आई डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑयल एंड वाटर एंड ऑयल, इसको यहाँ समझने की कोशिश करता हूँ। ये मान लीजिए मेरे पास यहाँ दो इमल्शंस पड़े हैं जिसमें ये ऑयल इन वाटर है और ये वाटर इन ऑयल है। तो यहाँ पे ये आपको ऑयल की ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रही हैं। ऑयल डिस्पर्स फेज में है तो वो थोड़ा होगा डेफिनेटली, सोल्यूट लाइक थोड़ा थोड़ा दिखा रखा है मैंने, डिस्पर्स्ड फेज ये ऑयल है। और पूरा बाकी जो सिस्टम है आपका वो वाटर है। ये ऐसे कुछ ऑयल के पार्टिकल्स पड़े थे और बाकी सारा सिस्टम वाटर। जबकि यहाँ पे आप देखें तो ये आपके पास वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, मतलब डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल। और बाकी सारा सिस्टम में है ऑयल। हाउ कैन आई डिस्टिंग्विश, मुझे देखने पे तो कुछ नहीं पता चलेगा, मैं कैसे पता करूं कि कौन सा ऑयल इन वाटर है, कौन सा वाटर इन ऑयल है। ये कलर से तो मैं डिफरेंसेस दिखा रहा हूँ, वहाँ कोई जरूरी थोड़ी है कि कलर से डिफरेंसेस आएंगे। तो मेरे पास कुछ 2-3 टेस्ट आते हैं, बड़े रिलायबल टेस्ट हैं जो मुझे इस चीज़ को डिस्टिंग्विश करके बताते हैं। एक सबसे बढ़िया टेस्ट बताता हूँ मैं आपको जो सबसे अच्छा रहता है, और वो सबसे अच्छा टेस्ट है डाई टेस्ट। डाइज कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कलर प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप कपड़ों पे जो डाई कराते हैं वो कुछ केमिकल्स ही होते हैं जो एक पर्टिकुलर कलर को रिफ्लेक्ट करेंगे वहाँ पे जाके। तो 2 तरह की डाइज होती हैं, एक होती हैं वाटर सोल्यूबल डाई, एक होती हैं ऑयल सोल्यूबल डाई। ध्यान से समझिए इस बात को। एक बता रहा हूँ वाटर सोल्यूबल और एक होती हैं ऑयल सोल्यूबल। हालांकि डाइज को बहुत तरह से कैटेगराइज किया जाता है, आर्टिफिशियल एंड सिंथेटिक डाई होती हैं, देन स्ट्रक्चर के बेस पे कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, एजो डाई है, सल्फो डाइज हैं। बट अभी फ़िलहाल सोल्यूबिलिटी के बेस पे देखें आप, 2 तरह की डाइज होती हैं, वाटर सोल्यूबल एंड ऑयल सोल्यूबल। तो मान लीजिए मैंने एक पिंच ऑयल सोल्यूबल डाई का ले लिया, ऑयल सोल्यूबल डाई का। जब यहाँ पे मैं डालूँगा वो ऑयल सोल्यूबल डाई, तो वो सिर्फ इन ड्रॉपलेट्स को कलर देगी, वाटर को कलर नहीं देगी, क्योंकि वो तो ऑयल में डिज़ोल्व होती है, ऑयल पे कलर देती है। तो ऑयल सोल्यूबल डाई तो सिर्फ यहाँ अपना असर दिखाएगी, या मैं इसमें कहूँ तो यहाँ पूरे में अपना असर दिखाएगी ऑयल सोल्यूबल डाई, इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं दिखाएगी। मतलब जब मैं इसके अंदर ऑयल सोल्यूबल डाई डालूंगा तो ये पूरा सिस्टम मुझे कलर्ड दिखाई देगा, जबकि यहाँ पे मुझे कहीं कहीं उस कलर्स के पैच दिखाई देंगे। या अगर मैं वाटर सोल्यूबल डाई डालूं तो यहाँ मुझे कहीं कहीं पैच दिखाई देंगे, यहाँ पे मुझे पूरा सिस्टम उसका कलर्ड दिखाई देगा, क्योंकि डिस्पर्शन मीडियम हमेशा ज़्यादा होता है तो वही अपना कलर शो कर रहा होगा। ये डाई टेस्ट था। इसके अलावा एक कंडक्टेंस टेस्ट है, मिलता जुलता मैं एक और बता देता हूँ, डाइल्यूशन टेस्ट। मान लो मैं दोनों में पानी डाल देता हूँ तो यहाँ पानी डालने पे डाइल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पानी डालने पे डाइल्यूशन नहीं होगा। ये माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं हम। कंडक्टेंस टेस्ट भी उसी से रिलेटेड है। हमें पता है डाइल्यूशन बढ़ाने पे कंडक्टेंस बढ़ती है। तो जब मैं दोनों में वाटर डाल देता हूँ तो मैं देखूंगा यहाँ कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ डाइल्यूशन हो रहा है। यहाँ पे कंडक्टेंस या तो कम हो जाएगी या कांस्टेंट रहेगी। ये कंडक्टेंस टेस्ट था। डाई टेस्ट सबसे बढ़िया है।
उसके बाद कंडक्टेंस टेस्ट आता है। बस इमल्शन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, 2-4 एग्जांपल्स याद कीजिए। ऑयल इन वाटर कौन से हैं, वाटर इन ऑयल कौन से हैं, सेपरेट कैसे किया डिस्टिंग्विश कैसे किया जा सकता है, ये 2-3 मेथड पे आप फोकस करें। डाइल्यूशन टेस्ट, कंडक्टेंस टेस्ट, डाई टेस्ट। इमल्सीफायर क्या है, कौन इमल्सिफिकेशन कर सकता है, डी इमल्सिफिकेशन क्या है, ये सब पढ़िए। एक छोटा सा और टॉपिक दिया मिलेगा, कोलॉइड्स की एप्लीकेशंस क्या हैं, तो वो एक कहानी सॉर्ट ऑफ है कि कोलॉइड के क्या एप्लीकेशंस हैं। जैसे मेडिसिनल डिपार्टमेंट आप देखें, मेडिसिन जो हम लेते हैं वो काफ़ी सारी मेडिसिन एज ए कोलॉइड हमारे पास रहती हैं जो हम लेते हैं। इमल्शंस लेते हैं हम जो मेडिसिन की फॉर्म में होते हैं हमारे। और नेचुरली आसपास देखूं, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये कोलॉइडल्स की प्रेजेंस है। या सी के रिवर्स के बेड के पास डेल्टा का फॉर्मेशन, हालांकि हिस्ट्री में पढ़ाते हैं ये 9th-10th में, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा क्या होता है, बट उस फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा में भी कोएगुलेशन ऑफ आयंस होता है, कोएगुलेशन ऑफ सैंड पार्टिकल होता है। नदी में लगातार पार्टिकल्स बहते आते हैं सोल साइज़ के, कोलॉइडल साइज़ के, और जैसे ही सी के साथ टच करते हैं तो सी के इलेक्ट्रोलाइट्स उसे कोएगुलेट कर देते हैं, लाइक जिससे सी के बेड पे, उस रिवर का जो बेड होता है, सी के बॉर्डर पे उसका जो बेड होता है वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है, जिसको फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा कहते हैं। तो ये सब कहानी सी है, सिंपल सी कहानी। कोलॉइड का एप्लीकेशन एज सच 12th की केमिस्ट्री में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का एरिया रहेगा, हालांकि छोटा सा ही चैप्टर रहता है 3 मार्क्स का, और उसमें ये एक छोटा सा पार्ट है, थ्योरी की फॉर्म में आप उसको पढ़िएगा। एक और हम लोग टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो, और वो टॉपिक है अबाउट कैटालिसिस, कि ये कैटालिसिस क्या होता है। कैटालिसिस सिंपली रिएक्शंस के रेट को चेंज करने का एक फिनोमिना है। समटाइम कुछ केमिकल्स होते हैं जो स्पीड ऑफ द रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, सम ऑफ द कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो रेट ऑफ द रिएक्शन को स्लोअर डाउन कर देते हैं। यही जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करते हैं उनको हम बोलते हैं कैटालिस्ट, और इस फिनोमिना को बोलते हैं कैटालिसिस। तो मैं कह सकता हूं कि 2 तरह की कैटालिसिस होती है, एक पॉजिटिव कैटालिसिस, एक नेगेटिव कैटालिसिस। अगर फिनोमिना में स्पीड ऑफ द रिएक्शन बढ़ रहा है तो पॉजिटिव कैटालिसिस है, और अगर घट रहा है तो नेगेटिव कैटालिसिस है, और इसको करने वाले पॉजिटिव कैटालिस्ट और नेगेटिव कैटालिस्ट कहलाते हैं। तो ये सिंपल सा कैटालिसिस होता है। पॉजिटिव कैटालिसिस को ही हम ज़्यादातर कैटालिसिस बोलते हैं। नॉर्मल कंडीशन में खाली कैटालिस्ट वर्ड बोल रहा हूँ तो इसका मतलब वो पॉजिटिव कैटालिस्ट ही होगा। कैसे कैटालिसिस होती होगी, तो उसका एक कंसेप्ट काइनेटिक्स में बताया था। जैसे मान लो ये आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, ये एनर्जी के स्केल पे दिखा रखे हैं, और ये इस तरह से कुछ एक्टिवेशन एनर्जी आप उसको देते हैं। तो रियली कैटालिस्ट क्या करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, पॉजिटिव कैटालिस्ट, जिससे रिएक्शन फास्टर हो जाती है, और नेगेटिव कैटालिस्ट इसकी एनर्जी को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन स्लोअर हो जाती है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो कैटालिस्ट हैं या कैटालिसिस है वो किस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए होगी। तो हमारे पास जो एडजॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट था, वो थ्योरी ऑफ एडजॉर्प्शन हमें बताती है कि कैटालिसिस कैसे होता होगा। एक रिएक्शन देखिए आप, लाइक N2 + H2 दैट गिव्स अमोनिया, and the reaction is carried out on the surface of iron at certain temperature and pressure. तो how this iron catalyze the reaction, उसके पीछे है आपका एडजॉर्प्शन, जो इस चैप्टर से रिलेटेड पॉइंट है। एक और भी है, मैं आपको बताऊंगा, बट इस पे अभी फिलहाल फोकस करें आप। ये मान लो मेरे पास Fe का सरफेस है, जिसके ऊपर गैसेस को आके एड्जॉर्ब होना है, आपके रिएक्टेंट्स को आके एड्जॉर्ब होना है। N2 को और H2 को यहाँ पे आके एड्जॉर्ब होना है। एड्जॉर्ब होने के बाद प्रोडक्ट बनाना है, और प्रोडक्ट बनाने के बाद डी एड्जॉर्ब भी होना है, क्योंकि नंबर ऑफ साइट फिक्स है, नंबर ऑफ साइट ऑन द सरफेस फिक्स है। एक बार सारे आगे प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट को उठना भी है, तभी कैटालिसिस पॉसिबल हो पाएगी। अगर वो कब्जा करके साइट पे बैठे रहे तो फिर रिएक्शन में कैटालिसिस जैसा कुछ ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। Fe ही क्यों लिया, सी हियर, Fe ही क्यों लिया? ठीक है, एडजॉर्प्शन होता होगा, गैसेस आती होंगी। नॉर्मली गैसेस क्या है, बर्तन में मैंने N2 और H2 डाल दिए तो वो एक दूसरे से टकराते रहेंगे, दूर जाते रहेंगे, एनफ टाइम नहीं बिताएंगे एक साथ की रिएक्शन हो पाए। तो सरफेस वो आपको प्रोवाइड कर रहा है ये मेटल या कैटलिस्ट,
जो गैसेस को एड्जॉर्ब कराएगा ताकि वो एनफ टाइम नज़दीक बिताएं, कुछ केमिकल एक्सचेंज हो, रिएक्शन हो, प्रोडक्ट बने और फिर वो प्रोडक्ट वहाँ से आउट भी हो जाए। यहाँ इसको कैटलिस्ट सेलेक्ट करते हुए कई बातों का ध्यान रखा गया है, लाइक रिएक्टेंट्स का रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इस सरफेस पे ज़्यादा होना चाहिए, प्रोडक्ट का कम, ताकि जैसे ही प्रोडक्ट बने नया रिएक्टेंट उसको यहाँ से डिस्प्लेस कर पाए। जिसका भी रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, जिसका अफेक्शन फॉर एफ ज़्यादा होगा, जैसे यहाँ रिएक्टेंट्स का ज़्यादा लिया गया है तो वो रिएक्टेंट्स यहाँ से प्रोडक्ट को डिस्प्लेस करते जाएंगे, खुद आएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, नया रिएक्टेंट फिर उसको डिस्प्लेस कर देगा और इस तरह से रिएक्शन क्वाइट फास्टर हो जाएगी इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। कोई और रिएक्शन रिकॉल करें, लोअर 11th क्लास में पढ़ी हुई, 10th में भी आती थी, हाइड्रोजनेशन करते थे हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का निकल की प्रेजेंस में, तो वहाँ पे भी ऐसी ही कुछ स्टोरी थी कि निकल इथीन और हाइड्रोजन को आसानी से एब्जॉर्ब करती थी और इथेन को वहाँ से फिर इथीन और हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते थे, सब्स्टिट्यूट कर देते थे और इस तरह से कैटालिसिस होती थी। या एक और एग्जांपल देखें आप कैटालिसिस का, हालांकि उसका एड्जॉर्प्शन से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। मान लो मेरे पास ये रिएक्शन है SO2 + O2 गिव SO3, काफ़ी स्लो रिएक्शन है, ये इतना आसानी से हो नहीं पाती है। हम लोग क्या करते हैं, वैनेडियम पेंटॉक्साइड यहाँ पे कैटालिस्ट यूज़ करते हैं। तो अभी मैं डिटेल नहीं बता पाऊँगा, डी ब्लॉक पढ़ाते हुए ये कहानी सुनाऊँगा कि क्यों ये रिएक्शन फास्टर होती है, बट अभी थोड़ा सा सुन लीजिए। ये जो रिएक्टेंट है ये वन ऑफ द कैटालिस्ट के साथ, कोई एक रिएक्टेंट वन ऑफ द कैटालिस्ट के साथ आपका रिएक्शन करेगा लाइक दिस। ये SO2 O2 से तो जल्दी नहीं कर रहा था, लेकिन V2O5 से वो जल्दी से रिएक्शन करके और SO3 यानी कि प्रोडक्ट बना लेता है। कैटालिस्ट में कोई चेंज होता है तो वो दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्शन करके वापस रीजनरेट हो जाता है। आपको पता ही होगा कैटालिस्ट का ये बेसिक फंडामेंटल एस्पेक्ट है कि वो अपने अंदर कोई चेंज नहीं करेगा, मोमेंटरीली चेंज हुआ भी सही तो वो वापस अपना रीजनरेट हो जाएगा और इस तरह से रिएक्शन आपकी कैटेलाइज हो जाएगी। वन ऑफ द रिएक्टेंट विल रिएक्ट विद कैटलिस्ट एंड फॉर्म प्रोडक्ट इजीली। अदरवाइज अगर ये नहीं था तो इन दोनों में रिएक्शंस क्वाइट स्लोअर हो रही थी। ये कैटालिसिस है। पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह की कैटालिसिस मैंने आपको बताई। खाली कैटालिसिस का मतलब ही पॉजिटिव कैटालिसिस है। एक हमारे पास टर्म आता है ऑटो कैटालिसिस। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ये क्वेश्चन भी है। मान लीजिए मैं एस्टर की हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ और प्रोडक्ट में मेरे पास एसिड प्लस अल्कोहल बनना है। रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में बहुत अच्छे से होती है। एसिड एज ए कैटलिस्ट काम करता है। मैंने कैटलिस्ट डाला नहीं तो रिएक्शन स्टार्टिंग पे बहुत स्लो मिलेगी, क्योंकि कैटलिस्ट तो डाला नहीं है, रिएक्शन स्लो होगी। बट आफ्टर 5-10 मिनट्स वो फास्ट हो जाएगी। नॉर्मली हम काइनेटिक्स में पढ़ते थे कि शुरुआत में रिएक्शन का स्पीड फास्टर होगा फिर स्लोअर होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, शुरुआत में रिएक्शन स्लोअर है, आफ्टर 5-10 मिनट वो फास्टर होगी। पता नहीं क्यों। एक्चुअली जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट अपने H आयंस को यहाँ रिलीज करके रिएक्शन को कैटलाइज करा देता है। आपने कुछ नहीं डाला, अपने आप रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट ने इसको कैटलाइज कर दिया। इस फिनोमिना को बोला गया है ऑटो कैटालिसिस। एक और टर्म आती है हमारे पास यहाँ पे, छोटी सी टर्म है हालांकि, बट क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। पॉइजन। पॉइजन क्या होते हैं? पॉइजन कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो रिएक्शंस की स्पीड को रोकने की कोशिश करते हैं। आप जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है उससे कम प्रोडक्ट पाएंगे, वो पॉइजन्स होते हैं। कहाँ आपको रोकनी है रिएक्शन, उसके अकॉर्डिंग आप पॉइजन सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको। मान लो मेरे पास एल्काइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH और मैं इसकी हाइड्रोजनेशन कराना चाहता था। तो हाइड्रोजनेशन जब मैं कराता तो मुझे फाइनली एल्केन मिलता। कैसे मिलता? पहले ये एल्कीन में बदलता 1 मोल H2 से रिएक्शन करके, और फिर वो एल्केन में जाता दूसरे मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करके। अगर मैं चाहूँ कि मैं रिएक्शन को यहीं रोक दूँ तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पहले स्टेप में पैलेडियम, बेरियम सल्फेट, सल्फर क्विनोलिन में डालता हूँ। तो ये जो सल्फर इन क्विनोलिन है एक्चुअली वो एक पॉइजन का काम करती है, जो इस रिएक्शन को यहीं पे रोक देगी, इसको फर्दर आगे नहीं जाने देगी।
तो पॉइजन का काम रिएक्शन को स्टॉप करना है कहीं या बहुत स्लोअर डाउन कर देना है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से। जैसे एक क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, हालांकि बड़ा अटपटा क्वेश्चन लगता है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इन हैबर्स प्रोसेस, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इन हैबर्स प्रोसेस, why it is necessary to remove carbon monoxide from reaction mixture। बड़ा अजीब बात लगेगा, ऐसा लगेगा ये कैसा सवाल है, हैबर्स प्रोसेस में तो सिर्फ ये 3 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है ही कहाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड है ही कहाँ, तो उसको रिमूव करने की कहानी कहाँ से बनी। एक्चुअली जो हैबर्स प्रोसेस में हाइड्रोजन का सोर्स है वो एक वाटर गैस है, CO+H2। देखो हम लोग जब इंडस्ट्रियल कोई प्रिपरेशन करते हैं तो सस्ते के चक्कर में बहुत रहते हैं कि भाई सस्ता रिएक्टेंट होना चाहिए ताकि प्रोडक्ट भी सस्ता पड़े। तो हाइड्रोजन का एक सस्ता सोर्स है सिन गैस, वाटर गैस, CO+H2, अलग अलग रेशियो के अकॉर्डिंग इनको बोलते हैं, दोनों के कंपोनेंट्स की रेशियो के अकॉर्डिंग, आपने पढ़ा भी है 11th क्लास के अंदर इसको। तो जो ये CO+H2 का मिक्सचर होता है ये सोर्स रहता है हमारा हाइड्रोजन के लिए, और उस CO को हटाना बहुत मैंडेटरी है, ज़रूरी है, क्योंकि ये पॉइजन की तरह से एक्ट कर सकता है। अगर हम इसको रखेंगे तो फिर वो प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं बनेगा। तो क्योंकि CO एज ए पॉइजन एक्ट कर सकता है तो उस पॉइजन को रिमूव करना हैबर्स प्रोसेस में हमारे लिए एक मैंडेटरी स्टेप रहेगा। एक और कैटलिस्ट आई एम रिकॉलिंग हियर नाउ, एंजाइम। हमारा एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है ये एंजाइम, और एक और कैटलिस्ट को मैं यहाँ रिकॉल कर पा रहा हूँ, जियोलिट। बस बहुत थोड़ा बताऊँगा दोनों के बारे में। एंजाइम के बारे में हम लोग लेटर स्टेजेस में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर, तो इसलिए ज़्यादा नहीं बताना मुझे। एंजाइम कुछ बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो हैं हमारी बॉडी के अंदर, लाइक फूड का डाइजेशन है, तो उसको करने के लिए रिक्वायर्ड कैटलिस्ट हैं, रिएक्शन के रेट को बहुत ज़्यादा फास्ट करते हैं। नॉर्मली मैं अगर केमिकल रिएक्शंस में कैटलिस्ट देखूं तो वो दुगना तिगना करते होंगे, ये कुछ 10⁻10 टाइम्स तक फास्टर कर देते हैं, मतलब जो सालों में रिएक्शन होनी है वो कुछ घंटों में हो जाती है। तो एंजाइम ऐसे कुछ कैटलिस्ट होते हैं, बड़े ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं और पीएच के ऊपर भी डिपेंडेंट हैं। मान लीजिए बॉडी का पीएच बढ़ गया है या आपको बहुत तेज़ बुखार है, टेम्परेचर बढ़ गया है, तो एंजाइम अपने हाथ खड़े कर देगा कि भाई अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं अब रिएक्शंस को फास्ट नहीं कर सकता। तो बड़े एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, ऑप्टिमम पीएच पे ये काम करने वाले होते हैं और बड़े सेलेक्टिव होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी रिएक्टेंट होगा उसको वो जाके वहाँ तोड़ देंगे। लाइक मैं डाइजेशन ऑफ फूड की बात करूँ, अगर मैंने स्टार्च खाया तो मेरी बॉडी 3 घंटे में उसको तोड़ देगी, लेकिन अगर मैंने सेलुलोज खाया तो मेरे पास ऐसा कोई एंजाइम ही नहीं है। स्टार्च को तोड़ने वाले एंजाइम सेलुलोज को तोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब काफ़ी सेलेक्टिव रहते हैं ये। माल्टोज खाया है तो माल्टेज ही तोड़ेगा उसे, कोई और नहीं तोड़ सकता। तो मैं आप लोगों को एक बायोमोलिक्यूल का चैप्टर आएगा, वहाँ पे इन एंजाइम्स के बारे में अच्छा खासा बताऊँगा। आज कुछ खास नहीं बात करेंगे उसके ऊपर। और ये जियोलिट के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जियोलिट्स क्या हैं? एक्चुअली इनको बोलते हैं शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। मतलब ये किसी सेलेक्टेड शेप के रिएक्टेंट्स को ही कैटेलाइज कराते हैं। होते क्या हैं ये एक्चुअली कुछ सिलिकेट्स हैं, 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स हैं। 11th में पढ़ा होगा पर मुझे लगता है याद नहीं होगा। पी ब्लॉक में आते थे सिलिकेट्स, जहाँ पे चारों ऑक्सीजन्स फर्दर आगे लिंक्ड रहती हैं, वो 3D सिलिकेट्स होते थे। ऐसे ही कुछ सिलिकेट्स आप लोगों को समझाए थे, अगर आपको याद हो, साइक्लिक सिलिकेट, चेन सिलिकेट, शीट सिलिकेट, 3D सिलिकेट्स। तो ये जियोलिट्स कुछ 3D सिलिकेट्स होते हैं जिसमें सिलिकन के साथ 4 ऑक्सीजन से आगे फर्दर लिंक्ड होती हैं। कुछ सोडियम या मैग्नीशियम के आयंस उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सिलिकेट्स होते हैं ये कुछ केज लाइक स्ट्रक्चर बनाए हुए होते हैं, पिंजरे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, और उनके बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम उस जियोलिट को थोड़ा गर्म करें तो वो वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से इवेपोरेट हो जाता है और बीच में कुछ केज लाइक जो फॉर्मेशंस होंगी, उन केज लाइक फॉर्मेशंस का एक पर्टिकुलर शेप साइज़ रहता है और उसी शेप साइज़ के रिएक्टेंट को वो अपने सरफेस पे एडजॉर्ब करते हैं, वो प्रोडक्ट बनाते हैं और डी एडजॉर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए इन जियोलिट्स को शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट कहा जाता है। दिस वाज ऑल व्हाट वी हैव टू स्टडी
फॉर दिस सरफेस केमिस्ट्री रिलेटेड टू क्लास 12th। अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चंस की जहाँ तक बात है, पहला फोकस करें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो 30-35 में आई थिंक, तो आप उन 30-35 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें। देन उसके बाद आप थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को पढ़ लें ताकि हर तरह के लेवल पे आपको ये असिस्टेंस रहे। कुछ ऑब्जेक्टिव्स मल्टीपल चॉइस को रीड करें। कुछ चीज़ें हालांकि क्रैमिंग से रिलेटेड रहती हैं, हम लोग इतने ज़्यादा डिटेल कॉन्सेप्ट सरफेस के हमारी 12th क्लास के अंदर नहीं पढ़ते, बट एक आसान सा क्वेश्चन रहता है जनरली। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी के गिवन क्वेश्चंस में से ही कोई एक आप लोगों से पूछा जाता है, तो आप उसको अच्छे से पढ़िएगा। गुड बाय।